डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी वैद्युत संधारित्र पढ़ रहे थे, उसके मैक्सिमम टॉपिक को कंप्लीट किए। अब न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। न्यूमेरिकल में भी हमने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए। अब एक और न्यूमेरिकल बचा है संधारित्रों के समायोजन का। तो काफ़ी लंबे टाइम से न्यूमेरिकल चलने के कारण उस न्यूमेरिकल को भी हम ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने का एक ही रीज़न है कि लंबे टाइम तक चल रहा था। अब हम बीच बीच में एक एक दिन करके 2-3 दिन में उस न्यूमेरिकल को भी कंप्लीट कर लेंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर एक पढ़ाएंगे विद्युत धारा वैद्युत चालन चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं और हम लोग पढ़े क्या उसको जान लेते हैं। देखो, अब तक हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़े, वैद्युत विभव पढ़े और संधारित्र पढ़े। यही 3 टॉपिक पढ़े अब तक हम लोग। थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये सब 4 चीज़ें मालूम होती हैं तो अपने आप को तुम लोग सेटिस्फाई कर पाओगे कि अब तक हमने क्या पढ़ा। अब तक तुम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़े, वैद्युत विभव पढ़े और संधारित्र पढ़े। यही 3 टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये जो तीनों टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत आता है। ये जो तीनों चैप्टर हम पढ़े, ये स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो तीनों चैप्टर हमने कंप्लीट किए, कौन कौन सा? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव और संधारित्र। ये तीनों चैप्टर जो कंप्लीट किए वो स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो चार्ज होते हैं वो स्थिर होते हैं। अब स्थिर विद्युतिकी में चार्ज स्थिर था, हम जब क्लासीफाई किए थे तभी भी बताए थे फिजिक्स के पार्ट 1 को। आज फिर से भी बता रहे हैं कि स्थिर विद्युतिकी यानी वो जो तीनों चैप्टर थे, उन तीनों चैप्टरों में आवेश स्थिर थे, यानी वो स्थिर विद्युतिकी का। लेकिन आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ यूनिट ही चेंज हो जा रही है। यूनिट सेकेंड है और इस यूनिट सेकेंड में जो है हम लोग धारा विद्युतिकी पढ़ेंगे। यूनिट सेकेंड में हम लोग धारा विद्युतिकी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धारा विद्युतिकी। अब हम लोग आज धारा विद्युतिकी स्टार्ट करेंगे। धारा विद्युतिकी को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। धारा विद्युतिकी को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आज हम लोग धारा विद्युतिकी पढ़ेंगे। तो फिर धारा विद्युतिकी में क्या होता है? धारा विद्युतिकी में जो चार्ज होते हैं ये गतिमान होते हैं। अब यहाँ पर जो भी घटना होगी चार्ज के गतिमान होने के कारण होगी। इसमें 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं। यहाँ पर जो भी हम लोग घटनाएं पढ़ेंगे वो चार्ज के गतिमान होने के कारण पढ़ेंगे। चार्ज के गतिमान होने के कारण पढ़ेंगे। जबकि जो हम लोगों का पिछला यूनिट था स्थिर विद्युतिकी, उसमें आवेश स्थिर हुआ करते थे। जो भी घटना होती थी स्थिर आवेश के कारण होती थी। अब इस धारा विद्युतिकी का एक चैप्टर हम लोग उठा रहे हैं, वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, वैद्युत चालन। अब इस वैद्युत चालन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग क्या स्टार्ट किए समझ में आ गया होगा। हम लोग यूनिट सेकेंड धारा विद्युतिकी स्टार्ट किए। धारा विद्युतिकी का एक चैप्टर वैद्युत चालन स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि आज हम लोग एक यूनिट कंप्लीट कर लिए थ्योरी में। दूसरी यूनिट धारा विद्युतिकी भी स्टार्ट कर लिए।
अब धारा विद्युत्की में एक चैप्टर है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन में अब हम टॉपिक में सीधे चले आ रहे हैं। एक वर्ड हम बार बार यूज करेंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा तुम लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत इसको। तो वैद्युत धारा आई को आज हम थोड़ा सा ये वर्ड में यूज करेंगे, विद्युत धारा। तो इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। तुम लोग क्लास 10th में ही पढ़े हो वैद्युत धारा I = Q/T होता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर होता है। तो यही फिर से आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो चीज़ें तुम लोग जानते हो उससे थोड़ा सा उसको थोड़ा कम समझाकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आज हम सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान देना, हम वीडियो के लास्ट में तुम लोगों को इसी का नोट उपलब्ध करा देंगे। वीडियो के लास्ट में नोट उपलब्ध करा देंगे और साथ में नोट बनाते चलना। तो फिर देखते हैं आज वैद्युत धारा है क्या, देखते हैं वैद्युत धारा है क्या। तो वैद्युत धारा है क्या, ध्यान दो। तुम लोग जानते हो, तुम लोग वैद्युत धारा जानते हो। किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर हो, हम लोग किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को, किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तुम लोग ये पढ़ चुके हैं क्लास 9 और 10th में। अब इसके अलग कुछ बताने के टॉपिक कम कर रहे हैं। जानते हो किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को, तो फिर हम इस पर ज़्यादा चर्चा ही नहीं करेंगे। डायरेक्ट लिखिए क्या, माना किसी वैद्युत परिपथ में, माना किसी वैद्युत परिपथ में Q कूलाम आवेश स्मॉल t समय में प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत धारा I क्या, विद्युत धारा I क्या हो जाएगा, Q/T। 9th 10th में पढ़े थे, इसलिए सब चीज़ों को तेजी से हम कर दिए। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और T का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, अथवा इसी को एम्पियर कहते हैं, अथवा एम्पियर। और यह एक अदिश राशि है। ये एक आज हम थोड़ा सा इस पर चर्चा क्या करेंगे, ध्यान देना, यह एक अदिश राशि है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे ज़्यादा। यह एक अदिश राशि है, ये 10th में तुम लोगों का क्लियर नहीं हुआ था। तो यह एक अदिश राशि है, पहले इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा एक और यहाँ क्लास 10th में तुम लोग वो नहीं डिस्कस किया जा सकता, क्योंकि इतनी नॉलेज हम लोगों के पास नहीं थी। एक टॉपिक है, उस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। वैद्युत धारा तो ये क्लास 10th में ही पढ़ के आए थे।
तो पहले हम ये चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तक देखो कूलम प्लस सेकेंड और एम्पियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। यह एक अदिश राशि है, इसमें कन्फ्यूजन लोगों को हो सकता है अगर कन्वर्ट समझे तो। देखो धारा में ना, विद्युत धारा में दिशा भी होती है, विद्युत धारा में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। एग्जाम्पल कभी कभी वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन दिशा एवं परिमाण दोनों होने के बावजूद यह एक अदिश राशि क्यों है? यह एक अदिश राशि क्यों है? तो देखो इसका रीजन ये है कि जो ये सदिश राशि का डिफिनेशन तुम लोग पढ़े हो, उसमें थोड़ी सी तुम लोग गलती कर देते हो। सदिश राशि का डिफिनेशन वही 9 से रटा है, चला रहा है। ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहते हैं। यही इतना कहकर तुम लोग छुट्टी ले लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा एवं परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, साथ ही साथ सदिश के योग के नियम का पालन करें। इसके नियम का, सदिश के योग के नियम का, सदिश के योग के नियम का पालन करें। अगर वो नियम का पालन नहीं कर रही है तो वह एक अदिश राशि होगी, दिशा एवं परिमाण होने के बावजूद। देखो तुम लोग पढ़े हो, दो वेक्टर अगर किसी कोण थीटा पर हो तो परिणामी r बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये इस नियम का पालन करना चाहिए। अगर वो इस नियम का पालन नहीं कर रही है, वो इस नियम का पालन नहीं कर रही है तो वह सदिश राशि नहीं होगी। वह क्या होगी? सदिश राशि नहीं होगी। उसके पीछे दो एक और एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि हम विद्युत धारा को अदिश राशि मानने के लिए तैयार है। ये देखो, ऐसे किसी सर्किट में इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, ध्यान देना, 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। कितने एम्पियर का? 3 एम्पियर का। इधर से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। कितने एम्पियर का? 5 एम्पियर का। और ये दोनों करंट मिलकर इधर कर रहा है, ठीक। तो देखो मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट कहता है, आमीटर से कैलकुलेट कर लेंगे। मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट कहता है, आगे जो एक चैप्टर बाद किरचॉफ का नियम पढ़ाएंगे, वहाँ पर भी ऐसा कहा गया है। ये कहता है कि अगर यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो आगे इन दोनों के योग के बराबर करंट आगे जाएगा, यानी 8 एम्पियर का करंट आगे जाएगा। ध्यान देना, ये करंट का सिस्टम है। 5 एम्पियर का करंट इधर से गया, 3 एम्पियर का करंट इधर से गया, तो आगे इन दोनों का योग यानी 8 एम्पियर का करंट आगे निकल जाएगा। जबकि देखो ये तो मेरा, और यहाँ 90 डिग्री चेंज करते हैं, जबकि मेरा सदिश का योग कह रहा है कि अगर यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है तो 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे cos 90। cos 90 का मान 0 होता है, इसका मतलब 3 त्रिका 9, 55 25, 5 4 9। देखो 5 और 4 9 और 2 अंडर रूट 1 का करंट जाना चाहिए। कितने एम्पियर का करंट जाना चाहिए? अंडर रूट 29 एम्पियर का करंट जाना चाहिए। कितने एम्पियर का करंट जाना चाहिए? अंडर रूट 29 एम्पियर का। जबकि वास्तव में कितने एम्पियर का जा रहा है? ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लो। अब यहाँ नियम का पालन नहीं किया, यहाँ एक एग्जाम्पल और ले लो। मान लो 3 एम्पियर का करंट ऐसे 4 एम्पियर का करंट ऊपर से आ रहा है, 4 एम्पियर का करंट ऊपर से आ रहा है और इस जंक्शन पे 3 एम्पियर
योग सदिश के योग का नियम कह रहा है। अगर 4 एम्पीयर का करंट नीचे जा रहा है और 3 एम्पीयर का करंट ऊपर आ रहा है तो इनका परिणामी क्या होगा, -1 एम्पीयर, यानी 1 एम्पीयर का करंट नीचे जाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, अगर 4 एम्पीयर का करंट इधर से आया तो ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 एम्पीयर का करंट आ रहा है। ये 4 एम्पीयर जब देखो यहाँ नीचे का रहा है, 1 एम्पीयर नीचे जाएगा, 3 एम्पीयर ऊपर जा रहा है, 4 एम्पीयर नीचे आ रहा है तो 1 एम्पीयर नीचे जाएगा। यहाँ ये कह रहा है जबकि इलेक्ट्रिक करंट कर रहा है कि अगर 4 एम्पीयर का करंट ऊपर से आ रहा है और 3 एम्पीयर का करंट नीचे से जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि 1 एम्पीयर नीचे आएगा, बल्कि ये 4 एम्पीयर और प्लस ये 3 एम्पीयर, यानी क्या 7 एम्पीयर का करंट इधर की ओर आने लगेगा। ये दोनों एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल ये एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि विद्युत धारा सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है। और जब विद्युत धारा सदिश के योग के नियम का पालन ही नहीं करता है, सदिश के योग के नियम का पालन ही नहीं करता है तो यह सदिश राशि हो कैसे जाएगा, इसको मजबूरी में अदिश राशि होना पड़ेगा। यानी कि विद्युत धारा में दिशा एवं परिमाण होने के बावजूद भी यह एक अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है। बाकी चीज़ें हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे। अब देखो एक और टॉपिक पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो यहाँ पर बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम लोगों को जानना है, क्योंकि उसको भी हम आगे पढ़ाएंगे। देखो जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर एकदम फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जब हम इंट्रोडक्शन फिजिक्स का करा रहे थे, वो लेक्चर जिसने सुना है उसको ये बात मालूम होगी कि आवेश बिना द्रव्यमान के हो ही नहीं सकता। आवेश बिना द्रव्यमान के हो ही नहीं सकता, अर्थात दूसरे लैंग्वेज में कहें तो आवेश किसी कण पर होता है, अगर कण नहीं है तो आवेश भी नहीं होगा। इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी कल ही हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहीं पर समझा देना थोड़ा सा उचित समझ रहे थे। ध्यान दो, हम फर्स्ट लेक्चर में ये समझाए थे कि आवेश बिना द्रव्यमान अर्थात कण के हो ही नहीं सकता। आवेश जो होता है वो किसी कण पर रहता है, अगर कण ही नहीं है तो आवेश होगा ही नहीं। ठीक, अब दूसरी टॉपिक पर चले आए। हम लोग धारा विद्युत की पढ़ रहे हैं। ये पूरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए 2 स्टार दे दे रहे हैं। धारा विद्युत की पढ़ रहे हैं, चूंकि धारा विद्युत की में आवेश गतिमान होते हैं। ध्यान देना ये टॉपिक, चूंकि हम लोग धारा विद्युत की पढ़ रहे हैं और धारा विद्युत की में आवेश गतिमान होते हैं, इन्हीं आवेश को गतिमान करने के लिए किसी कण को गतिमान होना पड़ेगा, किसी कण को गतिमान होना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग जानते हो आवेश किसी कण पर होता है। इन्हीं आवेश को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो वो किसी कण की सहायता से जाएगा, वो खुद नहीं जा सकता है। इन्हीं आवेश को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो उसके लिए किसी कण की आवश्यकता पड़ेगी, वो किसी कण की सहायता से जाएगा। वो जिस कण की सहायता से जाता है उसे हम आवेश वाहक कहते हैं, उसे हम आवेश वाहक कहते हैं।
वो जो कण हमारे आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या गतिमान रखने के लिए आवश्यक कण होते हैं, उन्हें हम आवेश वाहक कहते हैं। इंग्लिश में कैरिंग चार्ज कहते हैं, कैरिंग चार्ज पार्टिकल या कैरिंग चार्ज ही केवल कर देते हैं। देखो, चूंकि धारा का प्रवाह धातु में भी होता है, क्योंकि तुम लोग जानते हो धारा का प्रवाह धातु में भी होता है, द्रव में भी होता है थोड़ा बहुत, और गैस में भी होता है। और अगर नहीं जानते थे कि द्रव गैस में भी होता है तो आप समझ लो, धारा विद्युत धारा का प्रवाह धातु में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। यानी कि द्रव और गैस तीनों में आवेश वाहक होते होंगे। जो धातु में आवेश वाहक का कार्य करते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं आवेश वाहक के रूप में। और जो द्रव होता है, द्रव में धन आयन और ऋण आयन होते हैं। आवेश वाहक के रूप में धन आयन और ऋण आयन होते हैं। और जो गैस होता है, गैस में इलेक्ट्रॉन और धन आयन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ये चीज रखने की जरूरत पड़ती है, यह आगे चलकर तुम लोगों को भी 2 लेक्चर के बाद ही काम आएगा। इसलिए इसको यही समझ लेना हमारे हिसाब से काफी बुद्धिमानी होता है। जब हम लोग विद्युत धारा पढ़े और एक टॉपिक, चूंकि धातु में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं, इसलिए धातु भी एक गुड कंडक्टर होता है। इसलिए धातु भी क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होता है। अब फिर से देख लो, जितनी चीजें हमने तुमको पढ़ाई उसकी सेमरी फिर से चेक करो। विद्युत धारा में यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं। विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड होता है, कोई डाउट नहीं, अथवा एम्पियर। अदिश राशि होती है, क्यों होती है इसका डिटेल कर दिए। इस टॉपिक की भी जरूरत है, इसको एक बार जरा फिर से समझो। फर्स्ट चैप्टर में जाओ, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स जब हमने बताया, स्थिर विद्युत की जब हम पढ़ा रहे थे, स्थिर विद्युत की के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था आवेश किसी कण पर होते हैं। उस थ्योरी का इस्तेमाल अगर हम करें, हम धारा विद्युत की पढ़ रहे हैं, धारा विद्युत की में ध्यान देना है यहाँ पर, धारा विद्युत की में आवेश गतिमान है, यानी आवेश को गतिमान करने के लिए किसी कण की आवश्यकता होगी, क्योंकि आवेश खुद नहीं गतिमान होता, वो किसी कण पर होता है, और जब वो कण गतिमान होगा तो आवेश गतिमान होगा। तो जिस कण की आवश्यकता है उस कण का नाम कैरिंग चार्ज या आवेश वाहक कहते हैं। तो द्रव, धातु यानी ठोस, द्रव, गैस, ठोस यहाँ लिखना चाहिए था हमको ठोस, तो हम ठोस इसलिए नहीं किए क्योंकि देखो ठोस में कैटेगरी बांट दिया गया है, और विद्युत के लिए विद्युत प्रवाह यानी धारा प्रवाह के लिए केवल धातु अच्छे चालक होते हैं, इसलिए हमने धातु रख लिया। जो धातु में आवेश वाहक यानी जो कण आवेश को ले जाते हैं, जो कण आवेश के ले जाने और ले आने का काम करते हैं, वो धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। द्रव में जो आवेश को ले आने ले जाने का काम करते हैं वो धन आयन और ऋण आयन होते हैं, और जो गैस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और धन आयन होते हैं। ये तो तुम्हारे विद्युत का पूरा प्रोसेस है। विद्युत धारा का एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन है। इतना कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग विद्युत धारा का प्रकार करते हैं। तो थोड़ा सा विद्युत धारा का प्रकार भी जान लेते हैं क्या है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं विद्युत धारा के प्रकार। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं
वैद्युत धारा के प्रकार। देखो वैद्युत धारा जनरली 4 प्रकार के होते हैं। जनरली 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थिरीकरण। पहला होता है स्थिरीकरण। इसी को डीसी करंट भी बोलते हैं। इसी को डीसी करंट भी बोलते हैं। अब सबके बारे में थोड़ा सा परिचय कर लो ताकि आगे दिक्कत ना हो। डीसी करंट भी बोलते हैं। डीसी करंट में क्या होता है? डीसी करंट का ग्राफ से समझाएं तब कुछ समझ में आएगा। ये टाइम है, ये करंट है। डीसी करंट में क्या होता है? धारा का परिमाण एवं दिशा दोनों नियत रहता है। धारा का परिमाण एवं दिशा दोनों क्या होता है? नियत होता है। उसका ग्राफ ऐसे एक सीधी रेखा होती है। और ये धारा बैटरी से मिलते हैं, किसी सेल से मिलते हैं। ये धारा क्या होते हैं? किसी बैटरी से मिलते हैं, सेल से मिलते हैं। यानी डीसी करंट में हम लिख सकते हैं ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा का प्रवाह, जिसमें परिमाण एवं दिशा नियत होती है। परिमाण एवं दिशा नियत होती है। नियत होती है दृष्टि धारा या डीसी करंट कहलाती है। ये इसके सोर्स क्या है? इसके सोर्स क्या है? बैटरी, सेल। एक और इसी से रिलेटेड हम एक दूसरी धारा बताएंगे, वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट। इसको परिवर्ती धारा बोलते हैं। कौन सी धारा? परिवर्ती धारा। तो दूसरे टाइप का जो हम करंट पढ़ने चल रहे हैं वो है परिवर्ती धारा। अब देखो ग्राफ से ही परिवर्ती धारा भी तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो ऐसी धारा जिसका परिमाण निश्चित ना हो, दिशा निश्चित हो। देखो ऐसा, अब देखो कभी परिमाण यहाँ था, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ बढ़ने लगा, फिर यहाँ बढ़ने लगा। लेकिन देखो दिशा निश्चित है। दिशा सदैव क्या है? निश्चित है। लेकिन परिमाण का कोई पता नहीं है कब कितना होगा। यानी ऐसी विद्युत धारा, ऐसी धारा जिसका परिमाण, जिसकी दिशा तो निश्चित हो, जिसकी दिशा क्या हो? निश्चित हो, लेकिन परिमाण का कोई पता ना हो, वो परिवर्ती धारा कहलाती है। परिवर्ती धारा इन्हीं सेलों से ही मिलती है। लेकिन ऐसे सोर्सेस हों जो करंट को चेंज कर रहे हो, कभी परिमाण कुछ रहे 2 एम्पियर, कभी 4 एम्पियर, कभी 0 एम्पियर, मतलब कुछ पता ही ना हो। यानी दृष्टि धारा, डीसी करंट क्या है? डीसी करंट का ग्राफ ऐसा होता है और है क्या? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों क्या हो? नियत। लेकिन परिवर्ती धारा जिसमें दिशा तो नियत रहे और परिमाण नियत ना हो। तीसरी धारा होती है इंस्टेंटेनियस करंट, क्षणिक धारा। तीसरा होता है क्षणिक धारा। तो अब देखते हैं क्षणिक धारा क्या होती है। क्षणिक धारा इस सबको
तो अभी नोट उपलब्ध करा देंगे तुम लोगों को। देखो ऐसी धारा जो बहुत सूक्ष्म समय के लिए मिले और फिर जीरो हो जाए, ऐसी धारा जो सूक्ष्म समय के लिए मिलता है तो क्षणिक धारा का ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ये का टाइम है और ये करंट है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। यानी ऐसी धारा जो क्षणिक रूप में मिलती है। अब लास्ट में सबसे टाइम लेंगे, लास्ट वाली धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, इस पर हम थोड़ा टाइम देंगे। अब देखते हैं एसी करंट क्या है। देखो तुम लोग एसी करंट का ग्राफ जानते हो, एसी करंट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये एसी करंट का ग्राफ ऐसा कैसे मिलता है, ये मिलता कैसे है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल दें और एग्जाम्पल को दे है कि पहले एसी करंट का डेफिनेशन क्लियर कर दें, जो टेक्स्ट में पढ़े हो सकते सारे। ऐसी धारा जिसमें परिमाण नियत रूप से, देखो ये परिमाण है ना, यहाँ देखो जीरो से अधिकतम हुआ, अधिकतम से फिर से न्यूनतम हुआ, फिर माइनस प्लस। तो देखो तुम लोग प्रत्यावर्ती धारा का डेफिनेशन जानते हो, ऐसी धारा जिसमें दिशा एवं परिमाण आवर्तीय रूप से बदलते रहते हैं, जिसमें दिशा एवं परिमाण क्या होते हैं, आवर्तीय रूप से बदलते रहते हैं। तो डेफिनेशन तो तैयार है, इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देकर हम तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझाएं ये ग्राफ कैसे बनता है। मान लो ये मेरे घर में सर्किट है, हमारे घर में सर्किट है, सर्किट में बल्ब लगा हुआ है और ये पावर हाउस से बिजली आ रही है, ठीक है, पावर हाउस से बिजली आ रही है। तो देखो कल ऐसे चल रहे हैं, लेकिन होता क्या जानते हो इसमें, जे करंट आया तो ऐसे अचानक 5 एम्पीयर नहीं आ जाएगा। ये करंट क्या होता है, मान लो ये 0 से 5 तक बढ़ा, वो तेजी से 0 से 5 तक बढ़ता है, फिर क्या होता है आगे 0 से फिर घटना शुरू हो जाता है, फिर वो 5 4 3 2 1 0 आ जाता है। मान लो ये यहाँ पे फिर क्या होता है, ध्यान देना, हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन पहले 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0, ये देखो करंट कैसे, एसी करंट का सिस्टम क्या होता है, देखो मैथ में देखो 5 4 3 2 1 0, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये उल्टा हम शुरू नहीं कर दिए, जैसे देखो 1 एम्पीयर 2 3 4 5, धारा का मान पहले बढ़ता है, फिर ये 4 3 2 1 0 0 यहाँ तक वो आगे करंट जाता है। लेकिन फिर से देखो ये लाइन नीचे क्यों आया, क्योंकि ये फिर से, अब देखो ये इधर की ओर गए, अब ये फिर से इधर की ओर उल्टी दिशा में आएंगे, और जब ये उल्टी दिशा में आएंगे तो इसको हम निगेटिव लेते हैं। देखो ये जो सीधी आगे की ओर बढ़ा उसको पॉजिटिव लिए, ये जो करंट देखो आगे गया और फिर से जब ये पीछे आ रहा है तो उसको निगेटिव ले रहे हैं, फिर वही काम करेगा 0 1 2 3, फिर वही काम करेगा 0 1 2 3 4 5 5 4 2 1 0। इसका मतलब जानते हो ये एग्जाम्पल क्यों लिए, हम तुमको ये समझाना चाह रहे हैं कि एसी करंट में ऐसा नहीं है कि आगे से गया और इधर से चला आया, नहीं, ऐसे वो दोलन करता है। देखो इलेक्ट्रॉन एसी करंट में क्या करता है, दोलन करता है। दोलन कैसे करता है, ये देखो मान लो ऐसे है, एक बार इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, वो ऐसे अपनी जगह पर ही ऐसे दोलन करता है, ना कि वो पूरे सर्किट का चक्कर लगाता है, नहीं, आवेश जहाँ होते हैं जहाँ वो ऐसे दोलन करते हैं और उनके दोलन करने से ऊर्जा स्थानांतरित होती है, और जिसको हम विद्युत धारा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आज इतने कुछ फैक्ट थे
इसको एक बार 2 बार तुम लोग वीडियो देखना और उसके बाद तुम लोग नोट तैयार करना। आज का हम लोगों का यही टॉपिक था। अब इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे कि क्या है इसका जो हम तुम लोगों को नोट उपलब्ध करा रहे हैं वो ये नोट ये है, ये देखो ये पढ़ाए हैं तुम लोगों को हम, और ये पढ़ाए हैं विद्युत धारा के प्रकार। इन दोनों को तुम लोग कॉपी में नोट कर लेना। यही इतनी टॉपिक आज हम तुम लोगों का कंप्लीट किए हैं। अब अगली टॉपिक कल।